जी। सब प्रिय मित्रों को एवं एडमिन को मेरा नमस्कार। आज मैं कर्क राशि पर भविष्य फल व्यक्त करने जा रहा हूँ। ये भविष्य फल 15 दिसंबर से और 15 जनवरी तक का है। वास्तविकता ये है कि इस विषय पर बोलने से पहले मैं कुछ ज्योतिष के संबंध में अपनी बात करना चाहता हूँ। ज्योतिष एक विशेष गहन विषय है जिसका अध्ययन ऋषियों ने और मनीषियों ने जीवन भर किया और जीवन पर्यंत अध्ययन करते करते उन्होंने कुछ भाव और विचार किए और इन सब भाव और विचारों को संस्कृत भाषा के श्लोकों के माध्यम से ही व्यक्त किया। आज के समय में कोई भी आदमी चाहे कितना भी ज्ञाता हो, अगर वो अपने बात को साधारण शब्दों में कहना चाहता है, अपनी बिना तारीफ किए हुए करना चाहता है, तो आदमी उसको बहुत हल्के से लेते हैं और उस बात को सुनते नहीं हैं। क्योंकि बात यह है, पंडित सोई जो गाल बजावा। हम तो ये देख रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने संस्कृत भाषा का कोई अध्ययन नहीं किया है, इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ली और ज्योतिष बोलने लगे और अपने के लिए वो कहते हैं कि हम चांद और सितारों पर यात्रा कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वो ज्ञान जो आध्यात्मिक जड़ है, जिसकी जननी संस्कृत भाषा है, तो हम उसको साधारण शब्दों में व्यक्त करने के लिए बहुत कुछ प्रयास करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। केवल हिंदी या अंग्रेजी की बातों को पढ़ने के बाद कुछ का कुछ कहना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। आज मैं कर्क राशि पर और कर्क लगन पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। देखिए, जन्म पत्र में लंबे चलने वाले ग्रहों का विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे सूर्य 1 माह ही चलता है, मंगल भी 1 डेढ़ माह चलता है, चंद्रमा तो केवल 2 दिन ही चलता है, लेकिन बृहस्पति 13 में ही चलता है और आपका राहु केतु 18 में ही चलते हैं। शनि एक राशि पर 2.5 वर्ष तक चलता है। तो लंबे चलने वाले ग्रहों का लंबा असर होता है। अब देखिए, गोचर को समझने के लिए बिना विंशोत्ति दशा का ध्यान किए हुए और उस पर बिना विचार विमर्श किए हुए कोई सफल भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। मैं आज जो भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ वो आपके लिए बताऊंगा कि क्यों क्या बात सही है। जो कि लोग मनमानी कह देते हैं कि ये ग्रह ये कर रहा है, वो ग्रह कर रहा है, ये मेरी समझ नहीं आता कि अनर्गल बोलने से क्या लाभ है। ये वैज्ञानिक विषय है और वैज्ञानिक ढंग से आप प्रस्तुत कीजिए और बताइए कि ये आपकी लाभ इसलिए करेगा और हानि इसलिए करेगा। और आज मैं उसी ढंग में बताने जा रहा हूँ। हालांकि मैं पहले पेपर को देख करके बोलता था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद लोग समझते हैं कि किसी से लिखवा लिया होगा और ये बोल रहे हैं। आज मैं बिना पेपर को पढ़ करके ही बोल रहा हूँ और मैं शुरुआत करता हूँ पंचम स्थान से। पंचम स्थान पर अब तक 15 दिसंबर तक सूर्य रहेंगे और उनके साथ में बुध भी हैं और केतु भी हैं। ये सबको ज्ञात होना चाहिए कि सूर्य के साथ में जब केतु हैं तो सूर्य केतु के सामने निस्तेज हो जाते हैं। और पंचम स्थान कारको भावनाशा है। वास्तव में इसके कारक भी सूर्य हैं, इसलिए वो कोई अच्छा फल पंचम स्थान में नहीं देंगे। और केतु जो है पंचम स्थान में उदर विकार पैदा करता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। किसी व्यक्ति के लिए पेट की अगर समस्या रहेगी तो केतु जब तक यहाँ रहेगा वो बराबर में रहेगी। केतु थोड़ी बहुत संतान के संबंध में भी समस्या पैदा कर सकते हैं, लेकिन विशेष बात यह केतु पंचम स्थान में बैठेंगे तो आदमी की वाणी में भी कुछ कटुता आ जाएगी, कुछ वो तेज बोलेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 15 दिसंबर के बाद में सूर्य जो हैं वो धनु राशि में आ जाएंगे। हालांकि सूर्य का धनु राशि में आने से ये खरमास कहलाएगा, लेकिन एक बात यह है कि सूर्य जो हैं
वो छठे स्थान में जब धनु राशि में आ जाएंगे तो छठे स्थान में वो शत्रु विनाश करेंगे। षष्ठे सूर्या छतारिश्य ख्यात रामा सुखा सुचि। छठे स्थान में जब सूर्य होते हैं तो वो शत्रुओं का विनाश करते हैं, शांति देते हैं, सुख और संपत्ति प्रदान करते हैं। देखिए, सूर्य की जो दृष्टि है वो जहाँ पर वो डालता है उसकी जला देता है। सूर्य जो है वो छठे स्थान में आपके घोड़ा है, छठे स्थान में शत्रुओं का वो विनाश करेंगे। धनु राशि स्वयं में तेज राशि है। अब उनकी सप्तम राशि जो है, सप्तम दृष्टि जो है उनकी वो द्वादश स्थान पर है। इस समय यह भी हो सकता है कि इस आदमी को बाहर जाना पड़े, इस जातक को विदेश यात्रा भी करनी पड़े, इस व्यक्ति को कुछ जो है शासन सत्ता के साथ में धनव्यय भी करना पड़े। लेकिन जब तक सूर्य 15 जनवरी तक यहाँ रहेगा उस व्यक्ति की सारी समस्याओं का समाप्त कर देगा, उसका स्वास्थ्य ठीक कर देगा। अब उसके बाद में यहाँ पर 18 दिसंबर को बुध भी आ जाएंगे। तो बुध जो हैं वो कारको भाव नाशाय, छठे स्थान के कारक बुध भी हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, तो इसलिए बुध भी जब तक यहाँ रहेंगे वो ऋण रोग शत्रु का विनाश ही करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। यह संभव हो सकता है कि जातक के मामा हों तो उनके लिए कोई समस्या भली हो, लेकिन सूर्य और बुध की जोड़ी आदमी को बिल्कुल स्वस्थ बना देगी, उसके रोगों को समाप्त कर देगी। अब सबसे बड़ी बात यह हम आते हैं सप्तम स्थान में। सप्तम स्थान में शनि और गुरु हैं, वो तो बराबर चलते ही रहेंगे और चल रहे हैं। शनि अपनी राशि में है, मकर राशि में है, और गुरु भी वहाँ पर हैं। गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं, लेकिन बात असलियत की है कि गुरु के वहाँ बैठने से और शनि के आ जाने से उसकी नीचता समाप्त हो गई, नीच भंग राजयोग बन गया है। लेकिन नीच भंग राजयोग को कुछ लोग हल्का लेते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में बात नहीं आ रही है। नीच भंग राजयोग को छोड़िए, इसमें देखिए गुरु जो हैं त्रिकोण के स्वामी होकर के, भाग्य के स्वामी होकर के सप्तम स्थान केंद्र में बैठे हुए हैं। और ज्योतिष का नियम है कि कोई भी त्रिकोण का स्वामी अगर केंद्र में चला जाता है तो राजयोग की स्थिति में आ जाता है, ये पाराशर ने कहा है। और दूसरी बात यह है कि शनि केंद्र के स्वामी हैं और बृहस्पति त्रिकोण के स्वामी हैं। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी दोनों जहाँ बैठेंगे वहाँ नीच भंग राजयोग के अतिरिक्त भी एक राजयोग बन रहा है। यत्र कुत्रापि केंद्रे सा त्रिकोण पतना होता, जहाँ कहीं भी त्रिकोण का स्वामी केंद्र के स्वामी के साथ में होगा तो व्यक्ति या तो राजा हो जाएगा, और राजा नहीं होगा तो धनवान तो अवश्य ही हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में नीच भंग राजयोग को लोग कुछ छोटा मान रहे हैं। मेरी दृष्टि में ये दो योग जो हैं बहुत प्रबल हैं। एक तो केंद्र त्रिकोण के स्वामी को एक साथ बैठना, और दूसरी बात यह है त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में अकेले ही बैठना। इसलिए ऐसी स्थिति में ये जो है समझिए एक बहुत बड़ा योग है। और जो आदमी इस स्थिति में है ये समझ लीजिए उसके साथ में समस्या तो आ सकती है, लेकिन वो सारी समस्याएं छू मंतर हो जाएंगी। ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जो यहाँ पर संभव नहीं हो सकता है। देखिए, कर्क राशि के विषय में एक बात बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि अंतर दशाओं में कुछ अंतर आ जाए, लेकिन इस समय कर्क राशि में चंद्रमा की महादशा में और गुरु का प्रत्यंतर भी चल रहा है। और जिन लोगों की जन्मपत्ति में ये योग है, ये विंशोत्ती दशा इस प्रकार से है, तो आप समझ लीजिए कि वो बहुत शुभ है। शुभ इसलिए है कि आप ये समझिए कि मंगल भी जो इस समय भाग्यस्थान में है, भाग्यस्थान से 25 तारीख को अपनी राशि में 10वें स्थान में आ जाएगा। और जब वो 10वें स्थान में आ जाएगा और 10वें स्थान में चंद्रमा भी जो है 2 दिन रहेगा 25-26 को,
तो 25 और 26 की जो तिथियां ऐसी होंगी कि ये समझिए कि जो कर्क राशि के लोग हैं उनके जीवन में कुछ चमत्कार लाएंगी। अगर 25-26 को किसी का इंटरव्यू होने को है तो ये समझिए वो सफल होगा। अगर परीक्षा देने जा रहा है तो 100% अंक लाएगा। कंपटीशन देने जा रहा है तो कंपटीशन में पास होगा। किसी विवाद में जा रहा है तो उसे सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि उस दिन चंद्र मंगल संयोगो जन्म काले रवे तस्य जहात लक्ष्मी एवं गच्छति। अगर चंद्रमा और मंगल का संयोग हो जाए तो ये समझिए कि माला माल आदमी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि गुरु की पंचम दृष्टि लाभ स्थान पर है, जहां पर राहु बैठे हुए। हालांकि राहु स्वयं लाभ स्थान बैठे हुए सब प्रकार का लाभ देंगे, लेकिन राहु की एक अशुभ ग्रह होने के कारण उनकी दृष्टियां अशुभ हो सकती हैं। लेकिन अशुभ दृष्टि पर जब गुरु की दृष्टि पड़ गई तो उसकी अशुभता खत्म हो जाती है और फिर राहु भी एक शुभ हो जाएंगे और उनकी दृष्टियां भी शुभ हो जाएंगी। इस प्रकार से गुरु की दृष्टि से, पंचम दृष्टि से राहु शुभ हो जाएंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि लगन पर कर्क राशि पर पड़ रही है तो कहने का मतलब यह है कि जातक की माता अगर स्वस्थ है वो स्वस्थ हो जाएंगी और जातक को यश प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त होगा। शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन शनि जो है उससे गुरु के 2 अंश अधिक ही हैं और गुरु के सामने शनि का, हालांकि गुरु और शनि के सम संबंध हैं, गुरु की बात को शनि काट नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में और गुरु जो है जब वो स्वयं राजयोगकारी है तो वो जो है वो कहीं दृष्टि डालेगा वो भी हानि नहीं पहुंचाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है इस जातक का ये समझ ली कि जो पिछला समय कटा है, जो समस्या पिछले समय में आई हैं, उन सब की भरपाई हो जाएगी और वो सफलता के सीढ़ियों पर चढ़ जाएगा। गुरु की नवम दृष्टि साहस, पराक्रम, मित्र, भाई बंधुओं पर है, जिनसे उसके संबंध फिर से अच्छे हो जाएंगे और उनसे वो लाभ प्राप्त करेगा। राहु क्या के 11वें स्थान में कोई भी ग्रह हो और फिर यहाँ तो राहु उच्च का है, वो लाभ पहुँचाता ही है। ऐसी दृष्टि में राहु पूरा लाभ पहुँचाएंगे, जो जातक की मनोकामना है उस मनोकामना को पूरा करेंगे। अब बात रह गई मंगल जो हैं वो अस्तित्व में केंद्र के स्वामियों का त्रिकोण बैठे हुए, वैसे तो राजयोगकारी हैं ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन और मंगल जो है पंचम स्थान त्रिकोण के स्वामी भी हैं, तो मंगल वैसे यहाँ पर सही हैं, लेकिन मंगल जो है एक तेज ग्रह हैं, एक सेनापति हैं, तो धार्मिक दृष्टिकोण उनका इतना प्रबल नहीं है जितना कि गुरु का होता है। वो धार्मिकता तो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वक्री होने का गलत प्रभाव भी डाल सकते हैं। हो सकता है कि अभी किसी व्यक्ति को थोड़ी बहुत असुविधा पुलिस से, प्रशासन से हो रही हो, लेकिन वो सारी समस्या 25 तारीख को समाप्त हो जाएंगी जब मंगल अपनी राशि में 10वें स्थान में मेष में पहुंच जाएंगे। और मेष में पहुंचने के बाद में ये समझ लीजिए वही स्थिति आ जाएगी केंद्र त्रिकोण अद्भुतत्वः राजयोगा। जब कोई स्वामी एक ही केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो जाए और वो उसमें से एक राशि में बैठ जाए तो ये समझ लीजिए वो राजयोग की पूरी स्थिति में आ गया। वृश्चिक राशि पंचम स्थान में है जो त्रिकोण है, और मेष राशि केंद्र में है और उनका स्वामी मंगल जो है दोनों का वो केंद्र में मेष राशि में आ जाएगा तो पूर्ण राजयोग की स्थिति होगी। दूसरी बात यह है कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि लगन पर होगी जो कर्क राशि है, और क्योंकि मंगल का चंद्रमा से बहुत ही अच्छे संबंध हैं और 25-26 को चंद्रमा जो है मंगल के साथ में भी होगा, तो ऐसी स्थिति में जब मंगल चंद्रमा को देख रहा है और उसकी राशि को भी देख रहा है तो कोई सवाल नहीं होता है कि जितनी मनोकामनाएं जातक की हैं वो पूरी ना हो जाएं। सारी चीज़ें, सारी बातें जो अब तक वो पूर्ण नहीं कर पाया था, जो उसके मन में विकलता थी, जो परेशानियां थी, जो कष्ट थे, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। सुख, परिवार की सुख और शांति बढ़ जाएगी, संसार में उसका यश प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ जाएगी, सारी उपलब्धियां उसको प्राप्त हो सकती हैं। और जब गाड़ी एक बार लाइन पर आ जाती है तो फिर वो जल्दी रुकती नहीं है जब तक कि उसको विशेष ब्रेक लगा करके रोका ना जाए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कर्क राशि वालों के लिए
ये 15 दिसंबर से लेकर के और 15 जनवरी के बीच का अंतराल जो है विशेष चमत्कारी है। और जो बात मैं कह रहा हूँ ये सारी बात पाराशर के नियमों के अनुसार है। मैंने उनके श्लोकों को कोट भी किया है और मैं संस्कृत भाषा का ज्ञाता हूँ। मैं संस्कृत भाषा में एमए किया है और उसी के अनुसार मैं जो तुझको बोलता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, वो जो जातक हैं मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि जो मैंने बताया है उसको वो अपने जीवन में लगा करके देखें कि इस महीने में वो बातें पूरी हो रही हैं नहीं हो रही हैं। अगर वो बातें पूरी होती हैं तो ये समझ लीजिए ज्योतिष बिल्कुल सत्य है और जो मैं बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। अंत में मैं अपने सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मेरी बात सुन रहे हैं। लेकिन मेरा सबसे आग्रह और नियम ये भी है मेरा आग्रह कि वो मेरी बात को सुन करके और सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणी दें, सजेशन दें। मेरी कहीं कोई कमी हो तो सुझाव दें, मैं उसका फॉलो भी करूँगा। और आगे अगर आपका मुझे संवर्धन प्राप्त होगा, मुझे आपका सहयोग प्राप्त होगा, मुझे आपका सजेशन प्राप्त होगा तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मैं आगे और भी अच्छा काम करूँगा। धन्यवाद सभी भाइयों को। नमस्कार। डॉक्टर बसंत राय रस्तोगी। 9897895476 ये मेरा फ़ोन नंबर है और मैं जिला बरेली का रहने वाला हूँ। और आज मैं कर्क राशि के विषय में पूर्ण जो विवेचन दिया है वो सोचने और समझने के बाद में मैंने दिया है और ये विवेचन 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक पूर्णतः लागू होगा। अंत में मैं फिर बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर बसंत राय रस्तोगी है और मैं चाहता हूँ इस नाम के आप जो भी मैं देता हूँ भविष्यफल उसे अवश्य सुने और आप देखें जो और लोग भी बोलते हैं उनसे मिलाकर देखें कि कितना सही और कितना गलत है। धन्यवाद।